बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज दो ख़बरें आपसे शेयर करनी है और उनमें एक ख़ास ख़बर ये है कि निक्का जो है वो ये समझ रहा है और उसने अपने साथियों को बताया भी है और उनके साथियों की ज़बानी ये बात फिर नीचे तक पहुंची है कि उसने दोनों बड़ों को बेवकूफ़ बना दिया है और थल्ले लगा लिए है, पंजाबी मुहावरे के मुताबिक। लेकिन इससे पहले ये 7 सितंबर को इस्लामाबाद में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए हुकूमत ने जो कुछ किया है, उसकी रुदाद आपको बतानी है कि कोरोना की आड़ में सख्त पाबंदियां लगा दी हैं और स्कूल भी बंद कर दिए हैं और सड़कों पर भी ट्रैफिक रोक दी जाएगी 7 सितंबर को। ये एक हफ़्ता ये किया है, जबकि आपके इल्म में है कि कोरोना अगरचे बढ़ रहा है लेकिन उसकी जो रफ्तार है वो वही है जो पिछले 2 महीने से चल रही है। और यकायक ये एक हफ़्ते का जो लॉकडाउन, गैर एलानिया किस्म का लॉकडाउन इन्होंने जो किया है, तो ये ख़त्म नबूवत का जलसा रोकने के लिए और एक जलसा लाहौर में भी हो रहा है और इन दोनों जलसों को रोकने के लिए हुकूमत क्यों सरगर्म है और हुकूमत के ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमत में ये बहुत ज़्यादा आला सतह पर परेशानी पाई जाती है कि ये ख़त्म नबूवत के जलसे क्यों हो रहे हैं। हुकूमत में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो ख़त्म नबूवत के इस जलसे को या जलसों को पाबंदी का निशाना बनाती, उनके रोक देती ज़बरदस्ती, लेकिन उसने ये बुज़दिलाना हथकंडा अख्तियार किया है, यानी बिलो द बेल्ट वार किया है कि कोरोना की आड़ में इन जलसों को नाकाम करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत को ख़त्म नबूवत से, ख़त्म नबूवत के जलसों से इतना खौफ क्यों है, इतनी चिढ़ क्यों है? ख़त्म नबूवत के जलसे पाकिस्तान में हर दौर में होते रहे और अगरचे पीडीएम इस इशू को नहीं उठा रहा ये कहकर कि ये मजहबी मसला है, लेकिन ये मजहबी मसला नहीं है, ये आइनी मसला भी है। तो आइनी मसला तो पीडीएम उठा सकता है, वो उसे नहीं उठा रहा। पाकिस्तान में जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है 2-3 काम बड़े तवातर से हो रहे हैं। एक ये है कि दरसी किताबों से ख़त्म नबूवत का लफ्ज़ निकाला जा रहा है। अगर अंग्रेज़ी में है तो वहाँ जहाँ लास्ट प्रॉफिट का लफ्ज़ है तो वहाँ लास्ट का लफ्ज़ निकाल दिया जाता है और जहाँ ख़त्म नबूवत या आखिरी नबी या ख़ातमुन नबिय्यीन के अल्फाज, यानी ये जो अक़ीदा है बुनियादी, जो हमारे आइन का एक तकाज़ा भी है, उस अक़ीदे के बारे में जो भी फ़िक्रा जहाँ भी लिखा हुआ है किसी भी किताब में, चाहे वो इस्लामियात की किताब हो, चाहे वो उर्दू की किताब हो, उसमें से ये फ़िक्रे निकाल दिए जाते हैं। ये कौन है? वज़ीर तालीम कौन है पाकिस्तान के? इस बारे में तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि ये वज़ीर तालीम कि क्या हदूद अरबा है और इसका क्या बैकग्राउंड है। और ये काम सिर्फ ख़त्म नबूवत का नहीं है, तहरीक ख़त्म नबूवत का, बल्कि दूसरी मजहबी जमातों का भी है जो इस सारे मसले में आजकल माजी के मुकाबले में निस्बतन खामोश हैं और उन्हें कुछ अनदेखे अंदेशे लाहक हैं। नाज़रीन, ये ख़त्म नबूवत का लफ्ज़ ऐसा है जैसे आपने देखी होंगी हॉरर फिल्में ड्राकुला की या किसी भी ईविल की, वो जो दिखाते हैं, तो उसमें ये फ़िल्म के आखिर में जो वाइंड अप होता है वो इस तरह का होता है कि जो हीरो है वो सलीब का निशान ड्रैकुला को या वैम्पायर को या जो भी ईविल उसमें दिखाया जाता है उसको दिखाता है और सलीब का निशान देखकर वो ईविल जो है वो पिघल जाता है या मर जाता है या जल जाता है या भाग खड़ा होता है। तो यही हालत इन हुक्मरानों का है कि ख़त्म नबूवत का लफ्ज़ आता है तो ये इनकी चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं और आपको याद होगा कि इमरान खान आज तक ख़त्म नबूवत या ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ अदा करने से कासिर है। इसकी जान जाती है ये लफ्ज़ अदा करने से। ये क्या मसला है, ये क्या पेचीदगी है और इसके पीछे क्या राज है, ये वक्त आने पर खुल जाएगा। बहुत से लोगों पर तो खुला हुआ है, मौलाना फजल रहमान के पास इसकी पूरी तफसील मौजूद है और दूसरे मजहबी लीडरों के पास भी इसकी पूरी तफसील है, बल्कि तफसील तो सियासी लीडरों के पास भी है। लेकिन ये दौर ऐसा आ गया कि हर एक डरा हुआ है और फिर वो ऐसी ये मजहबी नारा है की आड़ लेकर का जवाज़ लेकर वो कहते हैं कि हम इस मसले पर कोई बात नहीं करेंगे और ये मसले को हम सियासी तौर पर नहीं उठा सकते, हालांकि ये आइनी मसला है। और आपने देखा कि एक पंजाब असम्बली के एक रुकन ने जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखता था ख़त्म नबूवत के इशू पर कोई बात की, जो पिछले दिनों खासी ज़ेर बहस भी रही, तो उस वज़ीर का क्या हशर कर दिया गया, उस एमपीए का क्या हशर कर दिया गया, मारा गया, पीटा गया, जेल में सारी रात खड़ा रखा गया, तशद्दुद और टार्चर का निशाना बनाया गया। और जब उसने फिर माफ़ी मांगी तो फिर कहीं जाकर उसकी खुलासी हुई और इमरान खान के पास जाकर उसको माफ़ी मांगनी पड़ी कि मैंने एक गलत इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम गलत नहीं था, इल्ज़ाम की तहकीकात तो हुई नहीं है, इल्ज़ाम कैसे गलत साबित हो गया? कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई तरदीद नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। अब देखिए 7 सितंबर को यानी कल जो जलसा हो रहा है
उस जलसे के साथ हुकूमत क्या सलूक करती है, क्योंकि पाबंदियाँ तो उसने ऐसे लगा दी हैं कि जलसे नाकाम हो जाएं, लेकिन ये अभी कल पता चलेगा कि हुकूमती पाबंदियों का क्या नतीजा निकला है और फिर जलसे के साथ हुकूमत क्या सलूक करती है। नाज़रीन, ये ख़बर यह है कि इमरान खान ने एक मुशीर को वज़ीर आला पंजाब पर मुसल्लत किया। वो मुशीर वो है जिसको मुशर्रफ के दौर में भी अहम जिम्मेदारी दी गई थी और उसने ख़जाने का बेड़ा गर्क कर दिया था, और मैंने इसे अपने कॉलम में हेयर स्टाइल किंग का नाम दिया था, का खिताब दिया था। ये खिताब अब उस पर जचता नहीं है, क्योंकि अब खासी उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और बालों में भी वो पहले जैसी चमक नहीं रही। लेकिन मौसूफ की करप्शन जो है, अंत करप्शन, वो अब फिर जारी हो गई, शुरू हो गई। मुशर्रफ के दौर में उसने खूब हाथ रंगे। ख़जाने के और मईशत के इलम पर उसकी कैफियत जो है वो यही है कि अलग से आलू और बे से बैंगन, इससे ज़्यादा वो इलम नहीं जानता मईशत का। लेकिन चूँकि वो किसी एक बड़े आदमी का दामाद है, इसलिए उसकी सेवा होती रहती है। तो फिर ये सेवा इमरान खान ने करने का बंदोबस्त किया है। तो मसला ये हुआ कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान साहब जो सूबाई वसाइल की बंदर बांट करते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। ये मुशीर साहब जो है, ये अपने हिसाब से बंदर बांट कर रहा है, जिससे उस्मान बुज़दार को शिकायत पैदा हुई है, यानी हिस्सेदारी का झगड़ा है कि तेरा कितना मेरा कितना। तो इस झगड़े में वज़ीर आला पंजाब ने ये फैसला किया कि मैं इस मुशीर की छुट्टी करा दूँगा, और उसने इमरान खान को बता दिया कि मैं छुट्टी करा दूँगा, या वापस ले लो। अब पता नहीं उस्मान बुज़दार में इतनी जुर्रत है कि वो छुट्टी कराता है या नहीं कराता। और ये इस मुशीर ने साबिक दौर में करप्शन की जो अंत की थी, वो इसलिए अब बेमाने है कि साबिका अदवार में जितनी भी करप्शन हुई, उनकी जहां इंतहा होती थी, वहां से इमरान खान की करप्शन शुरू होती है। जैसा कि आपने सुना, मरीम औरंगज़ेब ने परसों एक बयान में कहा कि अकेले इमरान खान ने कोरोना फंड में 1200 अरब की दिहाड़ी लगाई। तो जो वज़ीर आज़म एक दिन एक दिहाड़ी 1200 अरब की लगाता है, तो उसकी मजमूई आमदनी, मजमूई करप्शन का हजम हम तो तय नहीं कर सकते। ये तो फिर डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब हिम्मत करें और वो बताएं कि टोटल इस शख्स ने वज़ीर आज़म बनने के बाद पाकिस्तान में कितनी करप्शन की है। करप्शन के बेशुमार स्कैंडल आ चुके हैं, और पकड़ने वाला कोई नहीं, बल्कि अखबारात में छापने वाला कोई नहीं। अभी 3-4 दिन पहले कितना संगीन स्कैंडल आया कि वो अब जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, उसमें मरीज़ों को नाकारा और एक्सपायरी डेट वाले स्टंट लगा दिए गए और उनकी जान से खेला गया। इतना बड़ा स्कैंडल था। क्या किसी अखबार में आपने देखा कि इस पर कोई नुमाया खबर छपी हो, कोई नुमाया रद्द-ए-अमल लिया गया हो, किसी ने फॉलो अप स्टोरी की हो, किसी अखबार ने, किसी टीवी ने? वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो स्टंट डाले गए हैं, इनके पीछे वो आदमी है जिसका भाई डैम वाला चाचा है, जो फंड लेकर भाग गया, और जिसने पंजाब के सबसे बड़े, पाकिस्तान के सबसे बड़े किडनी लिवर ट्रांसप्लांट अस्पताल को तबाह कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसका भाई जो था वो भारतीय अस्पतालों का, भारतीय माफिया का कमीशन एजेंट था, और इस इंस्टीट्यूट के बनने से उसके कारोबार में नुकसान आ सकता था। तो चुनाचे ये बासर बड़ा भाई जो मरीज़ों को कब से लूट रहा है, और जिसने अरबों डॉलर मालियत का ये अस्पताल तबाह कर दिया और लाखों मरीज़ों को सस्ते इलाज से महरूम कर दिया, वो आज भी पकड़ से बाहर है। हालांकि ये स्टंट जो डाले गए हैं, ये नाकारा स्टंट जो डाले गए, इनके पीछे इसी ठिगने के भाई का हाथ है, और कोई इस पर न लिखने वाला है न बोलने वाला है। तमाम टीवी एंकर खामोश है इस मसले पर, जो माजी में इस बात का रोना रोते रहे हैं कि नवाज शरीफ ने ड्राइवर में अपने मकान की 4 दीवारी जो बनाई है, वो सरकारी खर्चे से बनाई है, और उस पर लाखों रुपए खर्च हो गए हैं। तो उस पर इन्होंने सैकड़ों घंटों के प्रोग्राम किए, और ये जो मसला ज़िंदगी और अच्छा, इसके साथ साथ ये भी चल रहा है कि यही ठिगने के भाई का गिरोह और दूसरा गिरोह जो है, वो पंजाब में इन्होंने जाली और एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर फैला दी हैं। तो चुनांचे ये मफाद आमा में ये ज़रूरी है कि लोग जब दवाएँ ख़रीदें तो उनकी डेट पर नज़र डाल लें, बाद में नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, जो अहम ख़बर है वो ये है कि इसने लारे लगाए हुए हैं और अपने साथियों को उसने कह दिया है कि मुझे अंदेशा कोई नहीं है, मुझे अब किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने दोनों को थल्ले लगा लिया है। किस तरह थल्ले लगा लिया? एक को ये कहा है कि मैं तुम्हें 3 साल की और मोहलत दे देता हूँ। वो सुना गया है, तो पीटीआई वाले बताते हैं कि उन्होंने 3 साल की मज़ीद मोहलत मांगी थी, तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं दे देता हूँ। और दूसरे साहब से इन्होंने ये कहा हुआ है कि मैं उसको 3 साल की मोहलत नहीं दूंगा, क्योंकि इस सूरत में फिर तुम बड़ी पोस्ट पर नहीं आ सकते।
تو میں تمہیں بڑی پوسٹ پر لاؤں گا تاکہ 6 سال تمہارے ساتھ میں رہوں اور اگلا الیکشن بھی جیتوں۔ تو یہ دونوں جو بڑے ہیں وہ ظاہر ہے اس وقت ان کی پوزیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ عمران خان کو کان سے پکڑ کر نکال تو سکتے نہیں ہیں۔ حکمرانوں کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملا کر کھلے عام اور ایک گیم کھیلی جائے، اور جس طرح کی یہ گیم نواز شریف کے خلاف عمران خان کو ساتھ ملا کر کھیلی گئی، اس سے پہلے بے نظیر اور نواز شریف کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا۔ تو اب صورتحال میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب کوئی جماعت اس حد تک ساتھ مل کر کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ پیپلز پارٹی جس نے اپنے معاملات سیٹ کر لیے ہیں، اور معاملات سیٹ کرنے کی قیمت کے طور پر کی ہدیے کے طور پر اس نے پی ڈی ایم کی پشت میں چھرا گھوم کر اسے ایک اپاہج قسم کا اتحاد بنا دیا، لیکن اس حد تک جانے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے کہ اس کو استعمال کر کے یہ کسی کو نکالا جا سکے، کیونکہ یہ کھیل، اور مسلم لیگ نون کے بغیر یہ کھیل ہو نہیں سکتا، پیپلز پارٹی کے لیے کافی بھی نہیں ہے، شاید وہ راضی ہو بھی جائے لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ تو چنانچہ اب گیم یہ ڈالی گئی ہے کہ شہباز شریف تو چونکہ ناکام ہو گئے، انہوں نے مایوس کر دیا، اب چودھری نثار کو آگے لایا جا رہا ہے، اور ایک مسلم لیگ کے اندر سے ایک دھڑا نکالا جائے گا جس میں خواجہ آصف وغیرہ کے بارے میں افواہ ہے کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے نواز شریف سے تھک چکے ہیں، اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ پھر وہی ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو لوگ چودھری نثار کی پارٹی میں جائیں گے وہ افراد ہوں گے، پارٹی ان کے ساتھ نہیں ٹوٹے گی، ووٹ بینک ان کے ساتھ نہیں جائے گا، بالکل وہی صورتحال ہوگی جو ضیاء الحق کے زمانے میں ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو توڑا تھا، اس میں سے کچھ افراد کو نکال لیا تھا، غلام مصطفیٰ جتوئی کو، ممتاز بھٹو کو، اس طرح کے دوسرے لوگوں کو، تو ایک نیشنل پیپلز پارٹی بنائی تھی، لیکن وہ افراد کی پارٹی جو کسی کام نہ آ سکی کیونکہ اس کا ووٹ بینک کوئی نہیں تھا، چنانچہ اس پارٹی پر کوئی تکیہ وہ نہیں کر سکے، اور پھر بعد میں جب ضیاء الحق کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا وہ نیشنل پیپلز پارٹی اکیلی کو نہیں بلکہ اسلامی جمہوری اتحاد پورے کا پورا بنا کر اس کو استعمال کرنا پڑا۔ اور اب یہ ہے کہ اب نیشنل پیپلز پارٹی تو چلیے بنا لیں گے یہ چودھری نثار اور یہ خواجہ آصف وغیرہ، لیکن وہ اسلامی جمہوری اتحاد کیسے بنے گا، وہ بننے میں نہیں آ رہا، اس بننے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کی بننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، گویا ایک صورتحال ہے جس میں دونوں بڑے پھنس گئے ہیں اور اب انہیں نکلنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اور نواز شریف نے جو کل پھر 2-3 دن پہلے پھر بیان دیا ہے وہ دراصل انکار تھا، ایک اور کوشش ہوئی تھی، ایک اور رابطہ ہوا تھا، ایک اور پیشکش ہوئی تھی، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا، اور اس طرح یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ جو ڈیڈ لاک ہے عجیب و غریب قسم کا پیدا ہوا ہے جس کا اندازہ ان دونوں بڑوں نے نہیں لگایا تھا، جس طرح ہوتا ہے نا کہ کارگل کی جنگ میں پاکستان نے پرویز مشرف نے اور ان کے ساتھیوں نے جو نقشہ بنایا اس میں واپسی کا رستہ نہیں رکھا تھا، چنانچہ پھر اس کا نقصان پاکستانی فوج کو اور پاکستان کو بہت زیادہ اٹھانا پڑا۔ تو یہاں بھی لگتا ہے کہ واپسی کا رستہ نہیں رکھا گیا تھا، کہ اسکیم بنا کر اس پر عمل کر دیا گیا اور یہ ہر چیز پاکستان کی تہوبالا کر دی گئی، اور اس کے بعد عمران خان کو مسلط کیا گیا۔ تو چنانچہ اب جو تکیہ ہے ان کا وہ چودھری نثار پر ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لیڈروں پر ہے۔ تو ناظرین یہ تکیہ کتنا کمزور ہے، یہ تو ایک خزاں زدہ پتے سے بھی زیادہ کمزور ہے، تو یہ کیا چارہ جوئی کرے گا۔ اور عمران خان جو ہے وہ اپنے حساب میں یہ یقین کیے بیٹھا ہے کہ اس نے چونکہ دونوں بڑوں کو تھلے لگا لیا ہے، اس لیے اب اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ الیکٹرانک دھاندلی والی مشینیں منگائے گا اور الیکشن جیت لے گا۔ یہ اس کا خواب جو ہے یہ دیوانے کے خواب سے بھی بڑھ کر ثابت ہو سکتا ہے، جس کے لیے ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ ناظرین اسی پر خدا حافظ۔